हेलो बच्चों, हम लोग आज 12th पोर्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है बच्चों, वर्ड से ही क्लियर है कि सर ऑल द इवेंट्स विच अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जितना भी इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उन सबको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप कह सकते हो कि ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which occur after fertilization, मतलब वो सारा इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ठीक है बच्चा, इज कॉल्ड क्या बच्चा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो वो सारा इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा उन सबको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये प्लांट्स में, एनिमल्स में डिफरेंट होता है। अब प्लांट्स में क्या क्या है, एनिमल्स में क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम बस कुछ टर्म बताएंगे, उस टर्म को खाली आप याद रखोगे, उन सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 में डिटेल्स में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो आप सीधे कहोगे कि सर ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दो, इतना तो सबको क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सब में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जहां भी सिंगैमी होगा वहां पे फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। तो हम बस ये कहेंगे कि सर जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से क्या बच्चा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब ये जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट प्लांट्स में, ठीक है, ये जाइगोट प्लांट्स में माइटोसिस, क्या बच्चा, माइटोसिस जाता है, और माइटोसिस जाने के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो ये जाइगोट माइटोसिस से क्या बताओ, फॉर्म्स अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, फॉर्म्स अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या बच्चा, तो कॉल्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कौन सा डिवीजन होता है, तो इट इज द माइटोसिस। ठीक है बच्चा, क्लियर। और ये जाइगोट कुछ प्लांट्स में माइटोसिस नहीं जाता है, सीधे चला जाता है मियोसिस। ठीक है बच्चा, ये जाइगोट कैन अंडरगो मियोसिस, ये जाइगोट क्या बताओ, मियोसिस जा सकता है। और जब जाइगोट मियोसिस जाएगा तो मियोसिस जाने से यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिस स्पोर्स को हम लोग मियो स्पोर्स कहते हैं, है कि नहीं।
meiosis and forms haploid स्पोर्स, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और वो स्पोर्स किस नेचर का होगा, तो उसको हम कहेंगे दे आर द मियोस्पोर। क्या बच्चा, मियोस्पोर होगा वो, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो हमने कहा कि सर फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट के साथ दो काम हो सकता है। पहला केस क्या, कि जाइगोट में माइटोसिस हो और माइटोसिस से एक मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे, और यही एम्ब्रियो फिर आगे में नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। या उस जाइगोट में मियोसिस हो और मियोसिस होने से वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो, और उस हैप्लॉइड स्पोर्स को हम कहते क्या है बच्चा, मियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो बच्चा ऐसा कंडीशन जिस किसी प्लांट में मिलता है उस प्लांट्स को हम कहते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। क्या कहते हैं बच्चा, एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। और जहां कहीं भी ऐसा मिलेगा कंडीशन जहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो उसे हम कहते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। क्या कहते हैं बच्चा, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं, क्लियर है। और हमने प्लांट किंगडम में आपको बताया था कि जितना भी प्लांट्स है उसमें थैलोफाइट्स आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, बट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड ब्रायोफाइटा दे आर द एम्ब्रियोफाइट्स। कल के लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम में ये आपको बताया था। हम फिर से बार बार ये आपको जोड़ दे रहे हैं, इस चैप्टर में क्लास 11th का पूरा कंटेंट आया है, मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन सब में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उन सब पर बेस्ड है ये चैप्टर, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो हमने सिंपल बात कह दिया कि जाइगोट में जब माइटोसिस होगा तो वहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, और ये कहाँ कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, ठीक है बच्चा। और जाइगोट में अगर मियोसिस होगा तो उससे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिस हैप्लॉइड स्पोर्स को हम लोग मियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक बच्चा। चलो बच्चों, और ये कंडीशन कहाँ पे है, तो याद रखना ये कंडीशन मिलता है थैलोफाइटा में। कहाँ बच्चा, थैलोफाइटा में। और आपको ऐसा कंडीशन फंजाई में भी मिला होगा। कहाँ बच्चा, फंजाई में भी। सेम ऐसा कंडीशन प्रोटिस्टा में भी मिलता है। तो प्रोटिस्टा में, फंजाई में और प्लांट्स में कौन सा, थैलोफाइटा में, उसमें क्या बताओ, ये कंडीशन मिलता है। मतलब वहाँ पे जाइगोट में माइटोसिस नहीं होता है, वहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है बच्चा। चलो बच्चों, इसी में एक टर्म आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, है कि नहीं, नाम से क्लियर है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट आफ्टर माइटोसिस, है कि नहीं, इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। या ऐसे बोलो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड, बोल बच्चा, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है बच्चा। इसी बात को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि आखिर में ये एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या। तो आप सीधे बोल लोगे कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of embryo from the zygote by the help of mitosis is called, क्या बच्चा, तो is called embryogenesis। It's called embryogenesis। तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना जाइगोट से बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस
इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है बच्चा, जितना भी एनिमल है फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा टू फाइलम कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। आई रिपीट, जितना भी एनिमल है, सारा एनिमल फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा टू फाइलम कॉर्डेटा, और आपको पता होगा कि फाइलम पॉरीफेरा के बाद क्या आता है, तो फाइलम पॉरीफेरा, फिर निडेरिया, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थिस, फिर एस्कलमिन्थिस, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। इन सारे में क्या बच्चा, तो इन सारे में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो सारे एनिमल्स में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, बट सारे प्लांट में एम्ब्रायो नहीं बनता है। किसमें नहीं बनता है, तो एल्गी में एम्ब्रायो नहीं बनता है। ठीक बच्चा, क्लियर। तो हम बोलेंगे कि एम्ब्रायोजेनेसिस अकर इन ऑल, बोल बच्चा, इन ऑल एनिमल्स। ठीक है बच्चा, तो आप बोल देंगे कि सर एम्ब्रायोजेनेसिस विल अकर इन ऑल एनिमल्स। जितना भी एनिमल है इन सब में क्या बच्चा, एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। ठीक है बच्चा। बच्चों, ये जो प्लांट्स होता है ना, उस प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में और भी बहुत कुछ आता है। ठीक है, हम बस सबका नाम लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स ऑल्सो इंक्लूड्स। तो प्लांट्स में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें और क्या क्या चीज आता है, तो बच्चों आप सबको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में जो ओवरी होता है वो ओवरी चेंज कर जाता है फ्रूट में। तो ओवरी से फ्रूट बन जाना, और जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल चेंज कर जाता है सीड में। किस में बच्चा, सीड में। और फिर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये बना देता है एंडोस्पर्म। और एक चीज तो आप पढ़ ही लिए हो कि जाइगोट से एम्ब्रायो बन जाता है, तो आपसे पूछेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ठीक है, और उसमें भी एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीज आता है, तो आप बोलेंगे ओवरी बन जाता है फ्रूट, ओव्यूल बन जाता है सीड, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है एंडोस्पर्म, और जाइगोट बन जाता है एम्ब्रायो। अब ये फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट के बारे में आपने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, और हल्का सा फ्रूट के बारे में 12th में भी आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। सीड्स के बारे में फिर आपने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। सीड के बारे में आपको 12th में भी पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है बच्चा। फिर एंडोस्पर्म क्या होता है, कैसे बनता है, ये डिटेल में पूरा आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। फिर एम्ब्रायो क्या होता है, एम्ब्रायो कैसे बनता है, ये सब के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में प्लांट्स में पढ़ना है। और एनिमल में, वो भी ह्यूमंस में, एम्ब्रायो कैसे बनता है, तो ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये सारा बात हमने किया किसके बारे में, तो अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब बच्चा बताना कि जो एनिमल विविपेरस होगा वो एनिमल तो यंग वन को बर्थ दे रहा है, तो वैसे एनिमल में जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन उसके बॉडी के अंदर हो रहा होगा। और जो एनिमल ओविपेरस है
और वैसा एनिमल जो फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, कैसा एग, फर्टिलाइज्ड एग ले कर रहा होगा, उस एनिमल में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर होगा, है कि नहीं। मान लो जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स जो अंडा देता है, तो उस अंडा के अंदर में क्या है, तो एक जाइगोट है। क्या है बच्चा, जाइगोट है। और उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन उस एग के अंदर हो रहा है। ठीक है बच्चा। एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि सर फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या होता है। अरे भाई, इस वर्ड से दोनों वर्ड है, ये वर्ड अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। वैसा एग जो किसे, तो स्पर्म से फ्यूज किया होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। मतलब वैसा एग जिसके अंदर में क्या है, ठीक है, जो स्पर्म से फ्यूज किया होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्या होगा, तो फर्टिलाइज्ड एग क्या बताओ, हैव द जाइगोट, है कि नहीं। और अनफर्टिलाइज्ड एग, तो वैसा जो स्पर्म से फ्यूज नहीं किया होगा, वो क्या आपका है, अनफर्टिलाइज्ड एग है। बच्चों अभी के लिए समझो कि एग ओवम सेम चीज, बट जब चैप्टर नंबर 3 में आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि एग में और ओवम में भी डिफरेंस होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, अभी के लिए समझो कि एग और ओवम सेम चीज है, बट जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में आएंगे तो वहां बताएंगे आपको कि एग में और ओवम में भी डिफरेंस होता है। ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या, तो वैसा एग जो क्या बोलेंगे, स्पर्म से फ्यूज किया होगा, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो स्पर्म से फ्यूज नहीं किया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बताओ तो फर्टिलाइज्ड एग का प्लॉयडी क्या होगा। मतलब फर्टिलाइज्ड एग हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड होगा, बोलो। तो कॉमन सेंस है कि सर फर्टिलाइज्ड एग फ्यूजन से बन रहा है ना, तो फर्टिलाइज्ड एग का प्लॉयडी क्या होगा, 2n होगा। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसका प्लॉयडी क्या होगा, n होगा, हैप्लॉयड होगा सर। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये सारा बात क्या था बच्चा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में था। ठीक है बच्चा। बच्चों अब हम आगे चलते हैं और हम लोग इस चैप्टर में कुछ बात और है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। अब आप हेडिंग देंगे सम मोर पॉइंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान दो। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, सम मोर पॉइंट्स related to सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ और पॉइंट का हम बात करने जा रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चा। बच्चों यहां ध्यान दो, देखो एनिमल्स के लिए हम 2 टर्म यूज करते हैं। ठीक है। एक टर्म को हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। और एक टर्म को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो एनिमल्स के लिए हम 2 टर्म यूज करेंगे। एक को हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स और एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। बच्चों पहले हम समझते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है। बाबू वैसा एनिमल जो पूरे साल कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, लगातार। तो वैसा एनिमल जो पूरे साल कभी भी रिप्रोड्यूस कर सके, इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, कंटिन्यूअस ब्रीडर। ह्यूमंस, अच्छा बताओ, ह्यूमन को अगर रिप्रोड्यूस करना होता है तो क्या उसको सोचना पड़ता है कि जनवरी का महीना है, जो जनवरी में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, अभी रुक जाओ, दिसंबर में रिप्रोड्यूस करेंगे लास्ट में एकदम। ऐसा तो है नहीं। चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अगस्त हो,
कोई महीना हो, तो किसी मंथ में भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है थ्रू आउट द ईयर। तो ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस ब्रीडर। नॉट ओनली ह्यूमन्स है, मोंकी है, ठीक है, उसके अलावा चिंपांजी है, गोरिल्ला है, काऊ है, ये सब क्या बताओ, दे ऑल आर द कंटिन्यूअस ब्रीडर। मतलब वैसा एनिमल जो थ्रू आउट द सीजन रिप्रोड्यूस कर सकता है, थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। तो द एनिमल्स विच कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड क्या बच्चा, कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि द एनिमल्स which can reproduce throughout the year, it's called कंटिन्यूअस ब्रीडर। उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। तो वैसा एनिमल जो पूरे साल कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द एनिमल विच कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड, बोल बच्चा, कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल्स में क्या, ह्यूमंस, मोंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, ठीक है, ETC कर देंगे आप। बहुत सीजनल ब्रीडर, तो वैसा एनिमल जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस ना कर पाए, हर ईयर के एक स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोड्यूस कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो वैसा एनिमल जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, कुछ स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोड्यूस करेगा, दे आर नोन एज द सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। ठीक है, तो द एनिमल्स, आप कहेंगे कि द एनिमल्स विच कांट रिप्रोड्यूस, द एनिमल्स विच कांट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, बट रिप्रोड्यूस क्या बच्चा, बट रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग a specific season is called क्या बच्चा, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो वैसा एनिमल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है थ्रू आउट द ईयर, बट एक स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोड्यूस करे, उसको हम लोग कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल इसमें है हॉर्स है, डोंकी है, सिप है, गोट है, बफेलो है। तो ये सब भी क्या बताओ, बफेलो इज सीजनल ब्रीडर। ठीक है बच्चा, तो ये सबको हम क्या बताओ, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है? बच्चों, सीजनल ब्रीडर जनरली वैसे सीजन में रिप्रोड्यूस करेगा जिस सीजन में देयर इज क्या बताओ, द कंडीशंस विच आर सुटेबल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन सुटेबल होगा, वो उस कंडीशन में क्या बताओ रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है पक्का? तो ये हमने बात किया अबाउट द सीजनल ब्रीडर्स एंड द कंटिन्यूअस ब्रीडर। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोल देंगे, हॉर्स, डोंकी, सेप, गोट, बफेलो। ठीक है, यहाँ पे मोंकी है, ह्यूमंस है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, etc। बात समझ में आया? क्लियर है पक्का? तो चलो, ये था हमारा कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड द सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है बच्चा, एनिमल्स के लिए। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। बच्चों, जो एनिमल्स होता है, ठीक है, उस एनिमल में जो फीमेल्स होगा, ठीक है, तो जो एनिमल्स होता है उस एनिमल में जो फीमेल होगी, उस फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट करता है। ठीक है, ध्यान दो बच्चा, जो एनिमल होगी
जो एनिमल है उस एनिमल में भी जो फीमेल होगी, ठीक है, इस फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट्स या टेक प्लेस, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो फीमेल है उस फीमेल में, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। और बी क्लियर, जिस एनिमल का हम बात कर रहे हैं वो एनिमल है कौन? तो वो एनिमल है, बोल बच्चा, मैमल्स। क्या बच्चा? मैमल्स। तो जो भी मैमल्स है उस मैमल्स के फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट होता है, और वो होता कहाँ पे है? तो उनके यूटेरस में। कहाँ पे बच्चा? उनके यूटेरस में, ठीक है। ये कहाँ होगा ऑपरेट? तो साइट होगा यूटेरस, ठीक है बच्चा। तो जो भी मैमल्स है उन मैमल्स के फीमेल में उनके यूटेरस में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट होता है, जिस साइकिल को हम कहते हैं क्या बच्चा? तो उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक को हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल को, या इसी को हम बोल देते हैं ओएस्ट्रस साइकिल भी कह देते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रस साइकिल कहिए या ओएस्ट्रस साइकिल कहिए, आपका मन, ठीक है बच्चा। फिर से हम बोल रहे हैं कि जो भी एनिमल्स है, मतलब मैमल्स के फीमेल में उनके यूटेरस में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑपरेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल। बाबू ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होगा? तो जो भी प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स, ठीक है। और ये कहाँ बच्चा? तो ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट्स में क्या बच्चा? इट इज द एस्ट्रस साइकिल। अब आपके मन में आएगा कि सर प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स क्या है? तो हम फिर से बोलेंगे कि एनिमल किंगडम में जब हमने पढ़ा था क्लास मैमेलिया, तो क्लास मैमेलिया में हमने पढ़ाया था आपको एक ऑर्डर प्राइमेटा, याद आया? जिसमें मॉन्की था, चिंपांजी था, गोरिल्ला था, ह्यूमंस था, याद आया? तो ह्यूमन, मॉन्की, चिंपांजी, गोरिल्ला, दिस ऑल आर प्राइमेट्स। तो इन सब में क्या बताओ? इन सब में क्या होता है? तो दे ऑल हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट जो यहाँ पे है हॉर्स में है, ठीक है, या बफेलो में है, ठीक है, या गोट्स में है, ये सब में क्या बताओ? दे हैव द एस्ट्रस साइकिल, ठीक है बच्चा। तो प्राइमेट को छोड़कर बाकी जो भी मैमल्स होगा दे शो द एस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स में क्या बच्चा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो हम फिर से बोलेंगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के बाद इस पे ही कंपेयर कर देंगे आपको एस्ट्रस साइकिल को। तो डिटेलिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल विल बी इन चैप्टर नंबर 3। अभी के लिए आप इतना जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज एस्ट्रस साइकिल आर द साइक्लिक इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द यूटेरस ऑफ, क्या है? फीमेल ऑफ क्या? मैमल। तो मैमल के फीमेल्स में जो उनका यूटेरस होता है उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल हो रहा है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द एस्ट्रस साइकिल, ठीक है बच्चा। इसके बारे इसमें और जानने के लिए वेट कीजिए चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का और एस्ट्रस साइकिल का, ठीक है बच्चा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्लांट्स के लिए। क्या बच्चा? प्लांट्स के लिए करने जा रहे हैं। वो यहाँ ध्यान दो, प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं, प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं एनुअल्स,
क्या बोलते हैं? एनुअल्स। ये टर्म सब भी आप क्लास 8 9 में ही पढ़ के आए होंगे, है कि नहीं? वहाँ पे ये सब मिल जाता है, एनुअल्स, बाइनियल्स, और एक को हम बोलते हैं पेरेनियल्स कहते हैं, पेरेनियल्स। तो एक आपके पास एनुअल है, एक बाइनियल्स है और एक पेरेनियल्स है। तो बच्चों वैसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल, और आपने पढ़ाई था कि किसी भी एनिमल या प्लांट के लाइफ साइकिल में 3 फेज होता है, कौन कौन सा? तो वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेसेंट फेज। तो वैसा कोई भी प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक सिंगल सीजन में कंप्लीट करेगा, फिर से हम बोल रहे हैं, कोई भी प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करेगा इज कॉल्ड एनुअल। अब इसी बात को बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि द प्लांट विच कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 ईयर इज कॉल्ड एनुअल्स। ठीक है, एक सिंगल सीजन का बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल सीजन एक ही ईयर में आएगा। ठीक है पक्का? तो हम ये बोल देंगे कि द प्लांट्स which can complete its life cycle in single growing season। तो बच्चों हमने ये बताया कि वैसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में पूरा करता है उसको हम लोग एनुअल्स कहते हैं। ठीक है बच्चा? तो एनुअल्स में कौन कौन आएगा? तो एनुअल्स में आता है व्हीट है, राइस है, मेज है कि नहीं? ये सब क्या बताओ? दे ऑल आर द एनुअल प्लांट्स। ठीक है बच्चा? बच्चों एक बात भूलना मत, जो एनुअल्स होता है, एनुअल्स में फ्लावर कितने बार आएगा? तो एनुअल्स में फ्लावर एक बार आएगा, है कि नहीं? मतलब एनुअल्स जब अपना वेजिटेटिव फेज पूरा कर लेगा तो उसके बाद उसमें फ्लावर आता है, और जैसे ही फ्लावर आएगा हम ये देख के बता सकते हैं कि वो किस में इंटर कर गया है। तो वो इंटर कर गया है इन द रिप्रोडक्टिव फेज। और जब वो सूखना शुरू हो जाएगा हम बोल देंगे वो किस में इंटर कर चुका है? तो इन द सीनेसेंट फेज। तो जो गेहूं का पौधा होता है उसको आप आराम से देख के बता सकते हो कि वो कब किस फेज में है। तो फ्लावर आने के से पहले वेजिटेटिव फेज, फ्लावर आ गया रिप्रोडक्टिव फेज, और जब सूखना शुरू हो गया दैट इज द सीनेसेंट फेज। है कि नहीं बच्चा? ये सारा बात था एनुअल्स के बारे में। ठीक बच्चों, जो हमारा अगला है दैट इज द बाइनियल्स। बच्चों वैसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में पूरा करता है और वो 2 सीजन 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनियल्स। ठीक है, तो व्हाट इज बाइनियल्स? बाइनियल्स वैसा प्लांट है जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में पूरा करेगा, जो दो साल में होगा, दैट इज कॉल्ड द बाइनियल्स। है कि नहीं? तब बोलेंगे द प्लांट which complete its life cycle in 2 season of 2 subsequent years is called बाइनियल। तो वैसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल कितना बच्चा? तो 2 सीजन में पूरा करता है उसको हम लोग बाइनियल्स कहते हैं। बच्चों बाइनियल्स जो होता है ना वो क्या करेगा? एक सीजन में अपना पूरा करता है वेजिटेटिव फेज और दूसरे सीजन में पूरा करता है रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज। ठीक है बच्चा? तो
तो वैसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में पूरा करता है, दे आर कॉल्ड बाइनियल्स। बच्चों हम पूछेंगे कि जो एनुअल्स था तो वो एनुअल्स एक बार फल और फूल दिया, वैसे ही बाइनियल्स भी बस एक ही बार फूल और फल देता है। मतलब फ्लावर्स एंड फ्रूट बाइनियल्स बस एक बार प्रोड्यूस करेगा। ये मत समझना कि 2 साल प्रेजेंट है तो 2 बार फूल और फ्लावर देगा, नहीं, वो एक सीजन में अपना वेजिटेटिव फेज पूरा करता है और दूसरे में रिप्रोडक्टिव फेज पूरा करेगा। मतलब बाइनियल्स भी बस एक ही बार फ्लावर एंड फ्रूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चा, तो बोलेंगे कि बाइनियल्स एंड एनुअल्स बोथ प्रोड्यूस क्या है, फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, है कि नहीं। हम बोलेंगे कि एनुअल्स 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 एंड बाइनियल्स बाइनियल्स प्रोड्यूस क्या, फ्लावर एंड फ्रूट only once and fruit only once, fruit only once। और याद रखना बच्चा, वैसा प्लांट जो एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिक। ठीक है ना, तो बोलेंगे द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्रूट only one time they are called क्या, मोनोकार्पिक। तो बोलेंगे एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक। व्हाट इज मोनोकार्पिक? तो द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्रूट ओनली वंस देयर लाइफ टाइम इज कॉल्ड क्या, बताओ, मोनोकार्पिक। अब कॉमन सेंस है, फ्लावर आएगा तभी फ्रूट आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस देयर लाइफ टाइम इज कॉल्ड बोलो मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक, ये था एनुअल्स के बारे में और बाइनियल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स क्या होगा बाइनियल्स का? तो रेडिस, मूली, कैरोट, ये सब क्या है? तो दे ऑल आर द बाइनियल प्लांट्स। ठीक बच्चा। पेरिनियल प्लांट्स, तो वैसा प्लांट जो बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकता है, दे आर कॉल्ड बोलो पेरिनियल प्लांट्स। तो द प्लांट विच कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है बच्चा। द प्लांट which can survive for many years are called क्या बच्चा? तो उसको हम बोलते हैं पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। तो वैसा प्लांट जो सरवाइव कर सकता है बहुत सालों तक, उसको हम लोग पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? बच्चों पेरिनियल प्लांट्स में भूलना मत, जो फ्लावर एंड फ्रूट्स होगा वो बहुतों बार आएगा। इसीलिए जो प्लांट होता है पेरिनियल, उसको हम कहते हैं पॉलीकार्पिक। मतलब दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट मेनी टाइम्स, है कि नहीं। हम बोलेंगे कि पेरेनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक। पेरेनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक, दैट इज प्रोड्यूसेस क्या बच्चा? फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर and fruit many times। ठीक है बच्चा। चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो थोड़ा।
बच्चों अगर हम बात करें जो प्लांट पेरेनियल है उस प्लांट में फ्लावर बहुतों बार आता है, बट दो फ्लावर आने के बीच में, जब दो बार फ्लावर आएगा उसके बीच में एक वैसा भी पीरियड होता है जिसमें उस पर फूल नहीं होता, जिसमें उसमें फूल नहीं होता है, फ्लावर नहीं होता है। उस पीरियड को हम कहते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। मतलब द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लावरिंग इन पेरिनियल प्लांट इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड, है कि नहीं? अब बोलेंगे द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लावरिंग in perennial plants is called बोलो बच्चा इंटर फ्लावरिंग पीरियड। क्या कहते हैं? इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो पूछेंगे व्हाट इज इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो जो दो फ्लावरिंग के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम कहते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। देखो यार, इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में इस साल फरवरी महीना में मान लो फूल आया और उसमें फिर जून जुलाई तक में उसमें आम आया भी और पक भी गया और गिर भी गया, ठीक है। और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी उसमें अब फूल नहीं था और फिर से उसमें अगले साल फरवरी में फूल आएगा। तो ये जो जुलाई से लेके अगले साल जनवरी तक जो टाइम हुआ दैट इज कॉल्ड द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो हम बोलेंगे व्हाट इज इंटर फ्लावरिंग पीरियड। बोलेंगे कि द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लावरिंग इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड। बच्चों एक बात दिमाग में एकदम सेट कर लो, किसी प्लांट में एक बार अगर फ्लावर आ गया मतलब वो पेड़ जवान हो गया, मतलब वो पेड़ रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर चुका है, ठीक है। तो पेड़ में, किसी भी पेड़ में, किसी भी प्लांट में फूल आना क्या इंडिकेट करता है? तो फूल आना ये इंडिकेट करता है कि वह पेड़ किस फेज में आ गया है। तो वो पेड़ रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। और एक बार जो पेड़ रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है अब वो फिर से पीछे नहीं आएगा, फिर से वो वेजिटेटिव फेज में थोड़ी आएगा, वो आगे ही बढ़ेगा ना। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वो सीनेसेंट फेज में जाएगा कुछ दिन के बाद, है कि नहीं? अब बताओ कि जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है ये किस फेज को रिप्रेजेंट करेगा, वेजिटेटिव फेज को कि रिप्रोडक्टिव फेज को? बी क्लियर, इंटर फ्लावरिंग पीरियड इज नॉट द वेजिटेटिव फेज, इट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। ये एक मैच्योर फेज है। ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में रिकवरी पीरियड है। क्या है बच्चा? रिकवरी पीरियड है, जिसमें प्लांट वो सारा रॉ मटेरियल फिर से बिल्डअप करता है जिसका रिक्वायरमेंट होगा, किसके लिए? तो फ्लावरिंग के लिए। तो बोलेंगे कि सर जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड एक रिकवरी पीरियड है जिसमें प्लांट वो सारा रॉ मटेरियल फिर से बिल्डअप करता है जो उसके फ्लावरिंग के लिए क्या है? रिक्वायर्ड है। और जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है, पेड़ ओल्ड होता है, वैसे वैसे वहाँ पे इंटर फ्लावरिंग पीरियड क्या बताओ बढ़ते जाता है। आप समझ सकते हो कि आपके पास जब एक नया आम का पेड़ होता है तो उस आम के पेड़ पे हर साल आम आता है, लेकिन जैसे जैसे वो आम का पेड़ पुराना होता है उसमें एक साल बीच करके आम आता है। मतलब पहले वहाँ पे फ्लावरिंग जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड था वो छोटा था, लेकिन बाद में क्या बताओ वो इंटर फ्लावरिंग पीरियड बड़ा हो गया। मतलब वो अब ज़्यादा टाइम में वो सारा रिसोर्स इकट्ठा करेगा, जो रिसोर्स क्या बताओ उसको फिर से फ्लावरिंग करने में हेल्प करेगा। इतना बात आई थिंक आपको पक्का आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, मान लो कि हम बोल दें कि एनुअल्स बाइनियल्स,
में वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज क्या क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? तो सर जब जिस समय वो पेड़ छोटा होगा, पौधा छोटा होगा, जिस समय उसमें फ्लावर नहीं होगा, तो सर उस समय वो किस फेज में था? तो वो सर वेजिटेटिव फेज में था। और जैसे ही उसमें फ्लावर आ गया, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, और जब वो सूखना शुरू कर देगा, दैट इज द सीनेसेंट फेज। तो एनुअल्स और बाइनियल प्लांट में जो वेजिटेटिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, सीनेसेंट फेज है, ये क्लियर कट क्या बताओ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट जो प्लांट पेरिनियल्स होता है, उसमें हम वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज को क्लियर कट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ के पास आपको हम अगस्त में ले गए और आप उस आम के पेड़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और वो आम का पेड़ इतना बड़ा है। हम तुमसे पूछे कि बताओ ये आम का पेड़ वेजिटेटिव फेज में है कि रिप्रोडक्टिव फेज में है, तो मेरे हिसाब से आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये पेड़ कभी ये फ्लावर प्रोड्यूस किया है कि नहीं किया है कि नहीं? क्योंकि अगस्त में है, तो अगस्त तो वो अगस्त जो है तो उसके इंटर फ्लावरिंग पीरियड में आता है। अगर आपको ये पता होता कि सर नहीं वो पिछले साल फ्लावर दिया था, तब आप बता पाते कि वो किस फेज में है, रिप्रोडक्टिव फेज में है कि नहीं? तो हम वही बोलना चाह रहे हैं कि पेरिनियल प्लांट्स में ये तीनों फेज क्लियर कट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों ध्यान दो, जो प्लांट होता है पेरिनियल, नो डाउट दे आर पॉलीकार्पिक, बट कुछ वैसा प्लांट भी है जो पेरिनियल तो है बट दे आर मोनोकार्पिक। तो बोलेंगे कि पेरिनियल प्लांट हमेशा पॉलीकार्पिक नहीं होता है। कुछ प्लांट जो है वो पेरिनियल भी होता है तो मोनोकार्पिक होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं, बैम्बू, जो बांस का पेड़ होता है, याद रखना कि बैम्बू जो होता है वो बैम्बू पेरिनियल तो है बट वो मोनोकार्पिक है, वो एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो भी क्या बताओ, जो बैम्बू होता है 50 से 100 साल के बाद एक बार फ्लावर देता है। बात समझ में आया? तो बैम्बू क्या है बच्चा? तो बोल देंगे कि बैम्बू जो है इज पेरेनियल प्लांट बट क्या बच्चा? बट मोनोकार्पिक। इसी पे नेट 18 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था इसमें से कौन सा प्लांट पेरेनियल है बट मोनोकार्पिक है? तो ऑप्शन क्या होता? बैम्बू। ठीक है, इस चैप्टर से नेट 18 में बस एक क्वेश्चन पूछा था और एक क्वेश्चन ये था। ठीक है बच्चों, इसमें जितना एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है एकदम पूरा याद कर जाएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों एक और प्लांट है जो प्लांट पेरेनियल तो है बट एक ही बार फ्लावर देता है और हर एक 12 साल में फ्लावर देता है। प्लांट का नाम है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये भी नाम बुक में दिया है आपके, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, बोलते हैं नीला कुरेंजी। ये जो प्लांट होता है फ्लावर्स आफ्टर 12 ईयर। कितना बच्चा? 12 साल के बाद ये फूल देता है। एक बार ये फ्लावर किया था 2006 में, 6 में फ्लावर किया था, 18 में भी कर चुका है जो बीता अभी, और फिर से फ्लावर करेगा 2030 में। तो जब आप सब आदमी डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनने के बाद एक बार पक्का जाके देखना एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कहाँ मिलेगा। तो जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु में जो हिल्स होता है वहाँ पे क्या बताओ ये एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना खूब मिलता है। ठीक है बच्चों, ये सब बात था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये जो हमारे टॉपिक हुआ वो ख़त्म हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक नंबर
1.2 पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 से पढ़ना शुरू करेंगे 1.2 से। 8 पेज नंबर 9, उसके बाद पेज नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 यहाँ तक पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है। और जहाँ कहीं भी किसी लाइन में आपको दिक्कत होगा उसको आप लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। और जब हम कल ये किताब पढ़ाएंगे वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर, तो उस समय आप देखेंगे कि जो वर्ड्स आपको दिक्कत हुआ था आपको, क्या वर्ड्स आपका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें पेज नंबर 12 में कुछ फिगर्स दिया हुआ है। ये फिगर ब्रायोफाइटा का है, ये फिगर थैलोफाइटा का कारा का है, CHARA कारा, एक ग्रीन एल्गी है। ये जो फिगर है फ्लावर का है, ये जो है कॉकरोच का है, ये जो है अर्थवॉर्म का है। तो बच्चों ये कॉकरोच अर्थवॉर्म आपको 11th में पढ़ना है एनिमल टिश्यू में। चैप्टर नंबर 7 आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ फिगर में लेबलिंग किया है उसको आप बस याद रखेंगे, डिटेलिंग इसका आपको 11th में करना है, ठीक है बच्चों। ब्रायोफाइटा एंड एल्गी में जो कारा है, इस फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे 11th पोर्शन में प्लांट किंगडम में। अभी हम प्लांट किंगडम पढ़ा रहे हैं, उसमें जब हम लोग एल्गी पढ़ेंगे और एल्गी में भी जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी में हम लोग डिस्कस करेंगे कारा के बारे में और फिर ब्रायोफाइटा में पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक है बच्चों। इस फिगर में जो लेबल किया हुआ है उतना लेबलिंग आप लोग बस याद रखेंगे अभी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो फिर कल मिलते हैं विद NCERT। बच्चों आज आप लोगों को, ठीक है, एक DPP मिलेगा, ठीक है, आपके ग्रुप में। उस DPP को पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे? तो जो नोट्स बना वो नोट्स पढ़कर, और नोट्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है NCERT। कम से कम NCERT को 10 से 15 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन बनाएंगे, सारा क्वेश्चन आपसे पक्का बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।